देखिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ वैदिक सभ्यता का पार्ट 2 लेकर। हम इससे पहले जो पहला पार्ट था उसमें हमने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा। वैदिक सभ्यता यानी उसके अर्थात के बारे में, और वैदिक सभ्यता किससे संबंधित है उसका जो विंटर है उसने उसको दो भागों में बांटा, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, और उसे हमने और अच्छी प्रकार से पढ़ा। अब हम उससे आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल के समय। ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे वो कौन कौन से थे और उनकी राजनीतिक व्यवस्था क्या है। आज हम उनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था वैदिक काल की, किसकी? वैदिक कालीन, वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था भाग 2 है ये वैदिक काल का। देखिए ऋग्वैदिक काल था, उस जो ऋग्वेद की जो स्थापना किसने की थी? आर्यों ने की थी। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख जो निवासी थे वो आर्य थे, और आर्य जनों में संगठित थे। आर्य किसमें संगठित थे? जनों में। ऋग्वेद ऋग्वेद के प्रमुख, ऋग्वेद कालीन प्रमुख निवासी कौन थे? आर्य थे। ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख निवासी आर्य थे, और जो आर्य थे वो किसमें बटे हुए थे? वो जनों में बटे हुए थे। किसमें? राष्ट्र जनों में बटे हुए थे। और इस समय 5 जन थे, 5 प्रमुख जन थे। अब ये 5 प्रमुख जो जन थे उनको याद करने का जो तरीका है उसका है आय पुत्र दा, यानी आय किसकी है? पुत्र की है। तो इसको शॉर्ट में याद करने का तरीका है अनूप, यदु, तुर्वस, अनूप, यदु, पुरु, तुर्वस और ध्रुव। देखिए ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख निवासी आर्य थे, और जो राष्ट्र थे वो जनों में बटे हुए थे। 5 प्रमुख जन थे आय पुत्र दा, अनूप, यदु, पुरु, तुर्वस और ध्रुव। ठीक है, 5 प्रमुख जो जन थे वो कौन से थे? आय पुत्र दा, अनूप, यदु, पुरु, तुर्वस और ध्रुव। 5 प्रमुख जन कौन से थे? अनूप, यदु, पुरु, तुर्वस और ध्रुव। ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था, ये तो उनके क्या हो गए? ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख निवासी हैं और ये जन हैं। अब राजनीतिक प्रमुख राजनीतिक प्रमुख संस्थाएं, राजनीतिक प्रमुख संस्था, संस्था कौन कौन? संस्था कह सकते हैं या राजनीतिक व्यवस्था, व्यवस्था कह सकते हैं। राजनीतिक व्यवस्था, जो हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है वो कैसे कैसे थी, तो इसके लिए शॉर्ट में है पाग, या उसकी जगह काग, काग, वस, जा, राष्ट्र। काग, वस, जा, राष्ट्र में कैसे? कुल, और ऊपर पै दे रखा है तो परिवार, कुल या परिवार। ठीक है। नंबर 2 है ग्राम, नंबर 3 है विश्व, नंबर 4 है जन, नंबर 5 है राष्ट्र। देखिए इन 5 से मिलकर आपके राष्ट्र की निर्माण हुई। सबसे छोटी संस्था क्या थी? परिवार। जो आज के समय में भी सबसे छोटा समूह क्या है? परिवार है। परिवार से बड़ा ग्राम है, ग्राम से बड़ा विश्व है, विश्व से बड़ा जन है, जन से बड़ा राष्ट्र है। इसे शॉर्ट में देखें तो ये आपका परिवार है, ये आपका गांव है, ये आपका तहसील है, ये आपका जिला है और ये राष्ट्र है।
या ये आपका परिवार है, ये आपका गांव है, ये आपकी तहसील है, ये आपका राज्य है, ये आपका राष्ट्र है। ठीक है, इस प्रकार से वहाँ ये व्यवस्थाएं थी। आज क्या व्यवस्था है? सबसे पहले परिवार है, पहले परिवार है, परिवार के बाद आपका कुल है, कुल के बाद में ग्राम है, ग्राम के बाद ग्राम जो पंचायत समिति है, पंचायत समिति के बाद में तहसील है, तहसील के बाद में जिला है, जिला के बाद राज्य है, राज्य के बाद आपका राष्ट्र है। लेकिन यहाँ पर ये संस्थाएं थी 1 2 3 4 और 5, कितनी संस्थाएं थी? 5 संस्थाएं थी। इनको याद करने का शॉर्ट ट्रिक है काग वसजा राष्ट्र में, काग वसजा राष्ट्र में, राष्ट्र आ ही रहा है तो कैसे कुल या परिवार, कैसे ग्राम, वैसे विश्व, जैसे जन और राष्ट्र। ठीक है, काग वसजा राष्ट्र में। अब देखिए यहाँ जो परिवार था, इस परिवार का जो मुखिया कौन था? कुलुप। मुखिया की बात करें तो इन सब के मुखिया कौन कौन थे? जो कुल या परिवार का मुखिया कुलुप कहलाता था। क्या कहलाता था? कुलुप। क्या कहलाता था? कुलुप। ग्राम का मुखिया ग्रामणी। क्या कहलाता था? ग्रामणी। विश्व का मुखिया विश्वपति। क्या कहलाता था? विश्वपति। ये क्या कहलाता था? जनपति। और ये क्या कहलाता था? राजा। ठीक है भाई, कुलुप, ग्रामणी, विश्वपति और जनपति और राजा। अब राजा पर नियंत्रण, राजा पर नियंत्रण, राजा पर नियंत्रण करने वाली 3 संस्थाएं थी। राजा पर नियंत्रण हेतु 3 संस्थाएं थी। ये संस्थाएं हैं विदत, विदत, विदत सभा और समिति। विदत सभा और समिति। विदत सभा और समिति यानी राजा पर नियंत्रण करने वाली 3 संस्था हैं विदत सभा और समिति। जो विदत है ये सबसे, अब इन सब के बारे में, विदत यानी सबसे प्राचीनतम संस्था। प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। प्राचीनतम संस्था विदत थी। इसे जनसभा कहा जाता था। इसे जनसभा, इसे जनसभा, इसे जनसभा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जनसभा कहा जाता था। यह सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, यह सामाजिक, यह सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक कार्य करती थी। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक कार्य करती थी। ऋग्वेद में इसका उल्लेख, ऋग्वेद में 122 बार उल्लेखित, कितनी बार? 122 बार उल्लेखित है। क्या? विदत। विदत कितनी बार उल्लेखित है? 122 बार। इसमें महिलाएं भी भाग लेती थी। इसमें महिलाएं भी भाग लेती। देखिए दोबारा समझ लो, जो विदत है वो प्राचीनतम संस्था है। इसे जनसभा कहा जाता है। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक कार्य करती थी। ऋग्वेद में 122 बार उल्लेखित है। इसमें महिलाएं भी भाग लेती थी। अब आ जाओ सभा पर। सभा को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, सभा और समिति। अथर्ववेद, अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसको? सभा और समिति को। ठीक है, वैसे क्या है, राजा पर नियंत्रण की 3 संस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं? वेदत, सभा और समिति। और अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां किस किस को कहा गया है? सभा प्लस समिति को, सभा और समिति। ठीक है, अब सभा क्या थी? अब जो सभा है ये वरिष्ठ लोगों की सभा है। वरिष्ठ वरिष्ठ लोगों की सभा, ये वरिष्ठ लोगों की सभा है। यानी जो वरिष्ठ लोग जिसमें भाग लेते थे। आज के समय में वरिष्ठ लोगों की सभा कौन सी है? आज के समय में वरिष्ठ लोगों की सभा को हम राज्य सभा कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य सभा।
वरिष्ठ लोग किसमें बैठते हैं? राज्य सभा में। और यह न्याय संबंधी कार्य करती थी। न्याय संबंधी कार्य, न्याय संबंधी कार्य करती थी। और एक छोटी संस्था थी, छोटी संस्था थी, छोटी संस्था थी, यानी वरिष्ठ लोगों की सभा है, आज के समय की राज्यसभा थी, न्याय संबंधी कार्य करती थी, छोटी संस्था थी, स्त्री भी इसमें भाग लेती थी, स्त्री भाग लेती थी। कहीं कहीं उनको क्या कहा गया है? सभापति कहा गया है। तो उन स्त्रियों को क्या कहा जाता था? सभापति कहा जाता था। इसके जो सदस्य थे वो सुजान कहलाते थे। क्या कहलाते थे? सुजान। और अथर्ववेद में इन्हें अध्यक्ष, अध्यक्ष सुजान कहलाता था। अध्यक्ष, अध्यक्ष सुजान कहलाता था। अथर्ववेद, अथर्ववेद में इसे नरिष्ठा कहा गया है, यानी वरिष्ठ लोगों की सभा। नर प्लस निष्ठा, यानी नर यानी व्यक्ति, जो व्यक्तियों में श्रेष्ठ हो, ऐसे लोगों की सभा, वरिष्ठ लोगों की सभा नरिष्ठा कहा गया। अथर्ववेद में वरिष्ठ लोगों की सभा सभा कहलाती है, जो राज्यसभा के समान है, न्याय संबंधी कार्य करेगी। जबकि ये सामाजिक धार्मिक आर्थिक काम करती थी। ये छोटी संस्था है, इसमें सब कुछ भाग लेते थे, स्त्री भाग इसमें भी लेती है और इसमें भी लेती थी। सभापति कहलाती थी। अध्यक्ष सुजान। अथर्ववेद में इसका जो अध्यक्ष है वो नरिष्ठा कहलाता था। नरिष्ठा किसे कहते थे? अध्यक्ष को। अध्यक्ष को अथर्ववेद में नरिष्ठा कहा गया है, जबकि यहाँ पर वैसे सुजान कहते थे। आप देखिए समिति के बारे में पढ़ेंगे। समिति, समिति है ये आपके राजनीतिक संस्था है। कैसी है? राजनैतिक संस्था है। कैसी है? राजनैतिक, राजनैतिक, राजनैतिक काम करेगी, राजनैतिक कार्य करती थी। जो समिति है वो राजनीतिक कार्य कर रही है। और यह सामान्य लोगों की जनसभा है। सामान्य लोगों की जनसभा, सामान्य लोगों की जनसभा है। इसी प्रकार देखिए ये क्या है? वरिष्ठ लोगों की है, ये सामान्य लोगों की है, ये न्याय संबंधी कर रही है, ये राजनीतिक कर रही है, जबकि ये सामाजिक धार्मिक आर्थिक कर रही है। छोटी संस्था है, ये बड़ी संस्था है। स्त्री भाग लेगी, स्त्री भाग नहीं लेगी, स्त्री भाग नहीं लेती थी, इसमें स्त्रियां भाग नहीं लेती थी। अध्यक्ष इसका सुजान कहलाता है, जबकि ये सामान्य लोगों के, इसमें अध्यक्ष की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर ये आज के समय की, आज के समय की लोकसभा के समान है। आज के समय की लोकसभा के समान, आज के समय की लोकसभा के समान है। एक बार और देख लो। देखिए राजा पर नियंत्रण हेतु 3 संस्था हैं, विदत, सभा और समिति। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष है वो ईशान कहलाता है। अध्यक्ष, अध्यक्ष ईशान कहलाता है। राजा को, राजा की नियुक्ति, राजा की नियुक्ति एवं पद मुक्ति, पद मुक्ति, पद मुक्ति करती थी। यानी राजा को नियुक्त भी कर सकती थी और उसे उसके कार्यों से वंचित भी कर सकती थी। कौन? समिति। यानी समिति जो राजनीतिक कार्य करेगी, सामान्य लोगों की जनसभा है। जैसे लोकसभा होती है, लोकसभा में जितने एमपी होते हैं उसी हिसाब से हमारे पीएम का चुनाव होता है। इसी प्रकार यहाँ राजनीतिक कार्य में जितने समिति के जो सदस्य हैं वो भाग लेंगे और वो राजा की नियुक्ति करेंगे और उसे पदमुक्त भी कर सकते हैं। इसका अध्यक्ष ईशान कहलाएगा, जबकि इसका सुजान कहलाएगा। ठीक है, इसको ये 122 बार है और सभा है वो 8 बार है। कितनी बार? ऋग्वेद में इसका उल्लेख 8 बार है। ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख है? 8 बार। ठीक है, 8 बार उल्लेख है। यहां से आगे चलो। अब यहां से एक चीज पढ़ते हैं, दशराज्य युद्ध। इसके बाद हुआ है दशराज्य युद्ध। दशराज्य युद्ध। अब दशराज्य युद्ध के बारे में एक कहानी है। दशराज्य युद्ध के बारे में जो कहानी है उसमें यह बताया गया कि भरतवंश का एक राजा है और भरतवंश का राजा है सुदास। कौन है? सुदास। और वह अपना जो उसका पहले जो पुरोहित है वह है विश्वामित्र, और वह अपने पुराने जो विश्वामित्र जो पुरोहित है उनको हटा देते हैं उनके पद से
और उसके स्थान पर वशिष्ठ को बना देते हैं। वशिष्ठ जब पुरोहित बन जाता है तो विश्वामित्र इसे अपनी अपनी अवहेलना समझते हैं या अपना अपमान समझते हैं, और इस अपमान का बदला लेने के लिए वो 10 राजाओं का एक समूह बनाते हैं, जिसमें 5 आर्य होते हैं, 5 अनार्य होते हैं, और उनमें आपस में युद्ध होता है। और जो भरत है, भरत जो राजा है, वो इस युद्ध में जीत जाता है। और जो 10 जो राष्ट्र, जो 10 जनों का जो समूह है विश्वामित्र वाला, वो हार जाता है, बस जीत जाता है। और आगे चल के जो भरत है वो कुरु से मिल जाता है, कुरु की स्थापना करता है। और भरत राजा की ही वंशावली को देखते हुए हमारे यहाँ पर इस भारत देश का नाम पड़ा है, भरत के नाम से ही भारत का नाम पड़ा है। तो शॉर्ट में इसे हम कर लेते हैं दसरा के युद्ध। दसरा के युद्ध में क्या होगा? भरतवंश, और भरतवंश का राजा कौन है? सुदास। भरतवंश का राजा कौन है? सुदास। और सुदास क्या करता है? ये अपना पुरोहित ये अपना पुरोहित किसे बना देता है? वशिष्ठ को। और पहले यहाँ पर पुरोहित कौन था? पहले था विश्वामित्र। पहले कौन था? विश्वामित्र। अब विश्वामित्र अपने अपमान का बदला लेने के लिए 10 राजाओं का समूह बनाते हैं। 10 राजाओं का समूह 10 राजाओं का समूह बनाते हैं। और इसका जो मुखिया कौन है? इसका मुखिया होता है पुरु। कौन होता है? पुरु। पुरु इसका मुखिया है, यानी इनमें आपस में युद्ध होगा। भरतवंश का राजा कौन है? सुदास है। 10 राजाओं का समूह होता है, जिसमें जो पुरु है वो उसका नेतृत्व करेगा, और यहाँ पर सुदास करेगा। इसका पुरोहित वशिष्ठ है और इसका पुरोहित विश्वामित्र है। अब देखिए, ये जो 10 राजाओं का जो समूह है, इन 10 राजाओं के समूह में 5 आर्य हैं और 5 आपके अनार्य हैं। 5 आर्य प्लस 5 अनार्य। देखिए, आर्यों को याद करने का तो मैंने आपको बता दिया, आय पुत्र दा। कौन कौन सा है? आय पुत्र दा। यदि याद करना चाहें तो कर सकते हो। अनूप, यदु, अनूप, यदु, पुरु, अनूप, यदु, पुरु, तुर्वस और ध्रुव, ये पांचों हैं। और 5 अनार्य हैं, उनका है एसपी अभी। एसपी अभी। एसपी अभी में सीवी, सीवी, सीवी पकत, सीवी पकत, अकिन, भलानस, एक और है वैसे, विषाणी, विषाणी। सीवी, पकत, अकिन, विषाणी, भलानस, ये 5 अनार्य हैं और 5 आर्य हैं। इन 10 में युद्ध हुआ है, और युद्ध में विजय किसकी हुई है? विजय मिली है भरत को। किसको मिली है? भरत को। और आगे चलकर क्या हुआ कि भरत, जो भरत वंश है, भरत वंश के नाम पर ही हमारे देश का नाम क्या पड़ गया? भारत। और भरत और कुरु दोनों राजवंशों ने दोस्ती कर ली और नया राजवंश बना कुरु। ठीक है, इस प्रकार ये आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। देखिए, ऋग्वेद कालीन प्रमुख निवासी कौन थे? आर्य थे। आर्य जो राष्ट्र में रहते थे, राष्ट्र को किसमें बांटा गया? जनों में बांटा गया। जो प्रमुख जन थे वो थे आय, पुत्रदा, अनूप, यदु, पुरु, तुर्वस और ध्रुव। राजनीतिक व्यवस्था में पाग या काग, काग वसजा राष्ट्र, कैसे कुल, जैसे ग्राम, वैसे विश्व, और जैसे जन, और ऐसे राष्ट्र। तो कुलोप, ग्रामणी, विस्पति, जनपति और राजा। ठीक है। राजा पर नियंत्रण की 3 संस्थाएं थी। विदत का 122 बार, सभा का 8 बार उल्लेख किया गया है। ये प्राचीनतम संस्था है। इसे जनसभा कहा जाता था। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक कार्य कर रही है।
ऋग्वेद में 122 बार उल्लेखित है, इसमें महिलाएं भी भाग लेती थी। अब देखिए बिदअत में ये था, तो बिदअत अब सभा और इसमें क्या अंतर था, उसका 8 बार उल्लेख है। ये क्या थी, ये जनसभा थी, वो वरिष्ठ लोगों की सभा है, जो आज के जमाने की राज्यसभा। राज्यसभा यानी सभा, सभा है वो राज्यसभा है, सभा है जो राज्यसभा है, न्याय संबंधी कार्य कर रही है, ये सामाजिक धार्मिक आर्थिक काम कर रही है, ये न्याय संबंधी कर रही है। ये सबसे छोटी संस्था है, स्त्री भाग लेगी, इसमें भी लेगी और उसमें भी लेगी। उस स्त्री को सभापति कहा गया कहीं कहीं, और इसका जो अध्यक्ष है वो सुजान कहलाता है। अथर्ववेद में से नरिष्ठा कहा गया है, क्योंकि इसमें जो श्रेष्ठ लोग हैं वो भाग लेते हैं। अब समिति है वो राजनीतिक कार्य कर रही है। देखो तीनों में अंतर, ये सामाजिक धार्मिक आर्थिक, ये आपका न्याय, और वो राजनीतिक। ठीक है, सामान्य लोगों की जनसभा है, स्त्री भाग नहीं लेगी। आज के समय की लोकसभा के समान अध्यक्ष ईशान राजा की नियुक्तियों पद मुक्ति का कार्य भी करेगी। अब यहाँ से आगे हुआ दशरथ युद्ध। दशरथ युद्ध में भरत वंश का राजा था सुदास, उसने अपने जो पुरोहित था विश्वामित्र, उसको हटा दिया और वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनाया। तो विश्वामित्र ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए 10 राजाओं का एक समूह बनाया, जिसमें 5 आर्य थे, अनुप, यदु, पुरु, तुर्बस, द्रुह, और 5 अनार्य थे, सिरी, पकुत, अकिन, विषाणी, भलानस। इनको मिला के उन्होंने अपना 10 राजाओं का समूह बनाया। पुरु ने इसका नेतृत्व किया, विश्वामित्र इसके पुरोहित थे। विजय भरत वंश के राजा सुदास को मिली। भरत वंश के राजा के नाम पर भारत का नाम पड़ा। भरत और पुरु ने मिलकर आगे चल के पुरु वंश का निर्माण किया। इस प्रकार ये टॉपिक आपका कंप्लीट है। इसके बाद हम इसकी जो वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में और भी नया टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज नॉलेज नेटवर्क। इसी प्रकार आप मेरा उत्साहवर्धन करते रहे, मैं भी इसी प्रकार आपको नए नए वीडियो लेकर आता रहूंगा। थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज नॉलेज नेटवर्क।